तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन। तो ध्यान दो, बोर्ड के लिए और जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए वेव ऑप्टिक्स का समझ होना बहुत ही जरूरी है। तो आज एक ही क्लास में पूरा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पीछे तुम लोग वीडियोज देखे होंगे तो तुम्हें यह पता चला होगा कि रे ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का, डुअल नेचर का जो हम टॉपिक अभी कंप्लीट किए उसे हम तुम लोग कुछ टाइम दिए रिवीजन कराने के लिए, और इसलिए हम रिवीजन वीडियोज अपलोड भी किए। एक और बात ध्यान दोगे कि हम यह सभी वीडियोज इसलिए डाल रहे हैं कि तुम लोग रिवीजन करके देख लो कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा है कि नहीं। बार बार सुन के सभी बातों को याद रखो, कोशिश करो। एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है यह सभी वीडियोज। तो ध्यान से आज के क्लास को देखते हैं बच्चों। देखो, वेव ऑप्टिक्स पहले, इसके पहले है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हमें बताया गया कि लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सीधा लाइन में चलता है, या न्यूटन बताए। न्यूटन जब बता दिए कि लाइट छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, कॉर्पस्कल्स कहा जाता है, बहुत सारी घटनाओं को दिखाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं लाइट की जिसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उन्हें न्यूटन के थ्योरी के अनुसार यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट नहीं दिखा पाता। इसलिए हाइगेंस एक थ्योरी देते हैं पहले कि लाइट वेव नेचर का है। तो हाइगेंस बताते हैं कि लाइट जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर का है, वह एक मैकेनिकल वेव होता है। जिस मीडियम में चलता है उसे ईथर मीडियम कहते हैं, और ईथर मीडियम होता है जिसका हाई इलास्टिसिटी और लो डेंसिटी हो, और ऐसा मीडियम अभी तक खोज नहीं किया जा सका है। तो हाइगेंस बताएं कि लाइट जो है मैकेनिकल वेव है, मीडियम चाहिए इसको चलने के लिए, और उसका वेलोसिटी जो होता है वह बहुत हाई होता है, और वेवलेंथ जो होता है वह बहुत स्मॉल होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम लाइट के घटनाओं को देखें तो हम देखें कि लाइट बहुत सारी फेनोमेना को शो कर पाया, जिसमें एक फेनोमेना को वह शो नहीं कर पाया जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। कुछ कमियां रही होंगी, आगे क्लियर करते हैं। हाइगेंस का सिद्धांत यह है कि कोई भी लाइट सोर्स, कोई भी पॉइंट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स अपने मीडियम को डिस्टर्ब करता है यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में, मतलब सभी डायरेक्शन में वेव क्रिएट्स करता है। वेव क्रिएट्स करता है तो एक वेव क्रिएट्स करने से एक लोकस बनता है, उसमें सभी पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, और इसी लोकस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लुमिनिफेरस ईथर मीडियम बाय ए लाइट सोर्स। मतलब किसी लाइट सोर्स के द्वारा मीडियम डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्बेंस से जो फिगर बनता है उसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं। और वेव फ्रंट जो फिगर बना, निर्माण हुआ, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वह सभी पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल बताया गया कि शेप के आधार पर वेव फ्रंट को बांटा गया। जिसे बताया गया कि भाई स्फेरिकल फिगर बनेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, लाइन सोर्स से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। अगर इन्हीं का रेडियस बहुत बड़ा हो जाए तो जो वेव फ्रंट बनता है, छोटा सा सेक्शन स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के बहुत बड़े साइज होने के बाद उसका छोटा सा सेक्शन प्लेन व्यवहार करता है, इसलिए उसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अब यहाँ पे हाइगेंस के सिद्धांत में हम लिखेंगे कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है जो कि एक मीडियम में चलता है जिसे लुमिनिफेरस ईथर मीडियम कहते हैं। ईथर मीडियम जनरली कहा जाता है। उसका हाई इलास्टिसिटी और लो डेंसिटी होता है। यह किसी मीडियम पॉइंट सोर्स हर डायरेक्शन में वेव स्प्रेड करता है, जिससे मीडियम डिस्टर्ब होता है। मीडियम डिस्टर्ब होने से एक फिगर बनता है जिसे हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। अब वेव फ्रंट्स के हर एक पॉइंट एक सोर्स का व्यवहार करता है। यह प्राइमरी सोर्स हुआ, इसके लिए सेकेंडरी पॉइंट्स हुए हैं, और बाद में यह प्राइमरी सोर्स का व्यवहार करता है, और हर एक सोर्स अपना वेव फ्रंट्स क्रिएट करता है जिसे सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और उन सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो कॉमन टेंजेंट खींचते हैं उसी को हम नया वेव फ्रंट का पोजीशन देते हैं। फिर यह वेव फ्रंट बन गया तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और यह सभी पॉइंट्स अपना वेव क्रिएट कर रहे होंगे। यह पॉइंट हुआ तो अपना वेव ऐसे करके बढ़ा रहा होगा ना बच्चों। यह पॉइंट यहाँ है तो ऐसे वेव बढ़ा रहा होगा। सभी वेव पर जो कॉमन टेंजेंट खींच रहे हैं वही वेव फ्रंट होता है।
ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट बिहेव्स एज प्राइमरी सोर्स एंड क्रिएट्स इट्स ओन वेव फ्रंट्स व्हिच इज सेकेंडरी वेवलेट्स एंड कॉमन टेंजेंट एट सेकेंडरी वेवलेट्स इज पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। और एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो टाइम लगता है वह हमेशा सेम लगता है, क्योंकि फेज सेम है बच्चों, स्थितियां सेम है। तो यहां से यहां गया एक स्थिति, यहां से यहां गया एक स्थिति, फिर यहां से यहां गया एक स्थिति, फिर यहां से यहां गया स्थिति। तो यह एक वेव फ्रंट है और यह एक वेव फ्रंट है और यह एक वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में क्या लगता है, टाइम सेम लगता है, चाहे कोई भी पाथ चुनो। रे को कोई भी वेव फ्रंट अगर है तो रे जो होता है वह वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर दिखाया जाता है। मतलब वेव फ्रंट जो होता है वह रे के लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है बच्चों। तो इस थ्योरी के आधार पर, हाइगेंस के थ्योरी के आधार पर हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पहले प्रूव करके दिखाना है। ध्यान पूर्वक मेहनत से सुनोगे, समझोगे। एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है XY, इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है AP, एक प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है। प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आता है, कहीं दूर से पॉइंट सोर्स है, उसे सोर्स से वेव्स आ रहे हैं, तो वह वेव फ्रंट आके यहाँ AP पड़ा। तो AP पड़ा तो पहले पॉइंट A इंसिडेंट कर गया और P पॉइंट इंसिडेंट करने में यहाँ जाके P डैश पे इंसिडेंट किया। मतलब P जो है ऐसे 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 करके जा रहा है, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स क्रिएट कर रहा है और यहाँ जाके P डैश पे बना। तो P से P डैश तक जाने में कुछ टाइम लग गया, मान लो टाइम लगा T, ठीक है। और P डैश को यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करने में कोई टाइम नहीं लगा। A को यहाँ इंसिडेंट करने में 0 टाइम लगा, तो रिफ्लेक्ट करने में इसके बराबर टाइम लगना पड़ेगा। क्यों बराबर टाइम लगना पड़ेगा? क्योंकि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में टाइम बराबर लगता है। तो P को यहां तक देखो, P देखो पहले यह सभी जो पॉइंट्स हैं वह सभी एक फेज में है, ठीक है। तो जो नया वेव फ्रंट या इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा उसके भी पॉइंट सेम फेज में होंगे। तो P तो यहाँ P डैश पे आ गया, इसका अलग फेज हो गया। तो A का तब तक देखो P यहां से यहां आया, तब तक A यहां से यहां आ गया, P यहां आया तो A यहां आ गया, तब तक जो है A का जो वेव फ्रंट है यहां तक आ गया। P को यहां तक आने में A पहुंच गया बच्चों यहां तक A डैश पे। अब P का यहां से है, यहां से कोई पॉइंट आया, यहां से लड़के यहां पहुंच गया, यहां पे वेव फ्रंट्स बना। तो सभी का कॉमन टेंजेंट जो होगा, सभी का जो कॉमन टेंजेंट होगा वही तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का लोकेशन देगा। क्लियर है बच्चों। तो यह तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, यह तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। क्लियर। एक वेव फ्रंट आकर एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ता है, पहले A पड़ता है, फिर P पड़ता है P डैश पर, और P आउट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है तुरंत। तो A को रिफ्लेक्ट होने में उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना कि P डैश तक आया है। मतलब P डैश A डैश के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक नॉर्मल खींचोगे तो यह I होगा, यहाँ पे R होगा तो यह फिर R हो जाएगा, यह फिर I हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देख रहे हो यह परपेंडिकुलर है, यहाँ यह परपेंडिकुलर है। तो साइन I लिखोगे तो PP डैश बाई AP डैश, और साइन R लिखोगे तो AA डैश बाई AP डैश। AA डैश जो है PP डैश के बराबर है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा इसको जाने में उतना ही टाइम लगना चाहिए। तो इसलिए साइन I और साइन R बराबर हो गया तो I बराबर R हो गया। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि I और R बराबर होना चाहिए। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार एक वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा तो जितना एंगल पर इंसिडेंट किया उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यह लेंथ और यह लेंथ बराबर होता है। क्योंकि इस वेव फ्रंट्स के हर एक पॉइंट एक ही फेज में होने चाहिए और इस वेव फ्रंट्स के हर एक पॉइंट एक ही फेज में होने चाहिए। तो इस वेव फ्रंट्स के पॉइंट्स यहां तक पहुंचने में किसी भी लाइन से जाए, या तो ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, टाइम क्या लगना चाहिए बाबू? बराबर लगना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन हो गया। डिटेल वीडियोज के लिए पीछे वेव ऑप्टिक्स के डिटेल वीडियोज को जरूर देख लें। अब इसके बाद आता है बच्चों रिफ्रैक्शन। तो एक स्लैब लेते हैं हम, एक स्लैब लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों म्यू है।
यहाँ पर एपी एक वेव फ्रंट आके पड़ा स्लैब पर, स्लैब कहो या यह कहो कि दो मीडियम का इंटरफेस पर एपी जो है प्लेन वेव फ्रंट पड़ता है। तो पहले ए इंसिडेंट किया और तब तक पी इंसिडेंट किया कहाँ बच्चों, तो पी डैश पर, पी डैश पे। तो पी को पी डैश यहां से देखो यह सभी एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो पी को यहाँ पी डैश तक आने में ए कहीं इधर आ गया, ए कहीं इधर यहां तक आ गया ए डैश तक, ठीक है। तो पी को यहां से जैसे ही आउट हुआ तैसे ही यहाँ पे पहुंच गया है, तो इसको मिला दोगे तो यह इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, यह रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। मैंने पी अपना वेव फ्रंट से ऐसे ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट कर करके आगे बढ़ रहा है और ए तब तक यहाँ से ऐसे 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 यहाँ आगे बढ़ रहा है। तो पी को यहाँ आने में क्या टाइम लगेगा, तो पी पी डैश बाई सी, और इसको आने में कितना टाइम लगेगा, तो ए डैश बाई भी, क्योंकि स्पीड इसमें भी है और इधर स्पीड सी है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड से टाइम निकाल लिए, डिस्टेंस बाई स्पीड से इधर टाइम निकाल लिए। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर यह एंगल आई ले लिए तो यह एंगल भी आई होगा, यह आर लिए तो यह एंगल भी आर होगा। इसके आधार पे तुम लाओगे तो साइन आई बाई साइन आर जो है सी बाई भी आ जाएगा, जिसे तुम म्यू कहते हो। तो साइन आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन आर के, यही तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। साइन आई निकालोगे तो इतना बटा इतना लिखोगे, साइन आर निकालोगे तो इतना बटा इतना, दोनों डिवाइड करोगे तो सी बाई भी आएगा। वेलोसिटी के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट आ गया क्योंकि यह दोनों कांस्टेंट है, और यही रिफ्रैक्शन लॉ है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल क्या होना चाहिए बाबू, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। डिटेल वीडियोज बाबू पीछे देख लोगे। यह सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोई भी वेव्स आकर किसी पॉइंट को मिलता है तो उसको एसएचएम करा देता है। कोई भी वेव इधर से आकर इस पॉइंट को मिला तो इसको एसएचएम करा दिया। क्लियर। तो यह वेव मान लो आया 3 सेंटीमीटर एसएचएम कराया, 4 सेंटीमीटर एसएचएम कराया, तो इसका क्या एसएचएम होगा, तो इसका इसको एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर का दे दिया, यह एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर का दे दिया। मतलब किसी भी वेव किसी पॉइंट को आकर मिलता है तो उसको एक डिस्प्लेसमेंट देता है। इधर से कोई वेव आके इसको मिलेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हो सकता है यह वेव ऊपर 3 किया हो, नीचे 4 किया हो सकता है यह ऊपर 3 है, भी ऊपर 4, हो सकता है यह ऊपर 3 इधर 4, ऐसा ऐसा हो सकता है। अलग अलग तरह के डायरेक्शन से वेव आ रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल्स का, वह होता है वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव्स। मतलब बहुत सारे वेव्स आकर 2 और मोर वेव्स आकर किसी पॉइंट्स पर मिल रहे हैं तो उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह वेक्टर सम होगा हर एक वेव्स के द्वारा किए गए डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बच्चों। वेक्टर सम इसलिए क्योंकि हमारा डायरेक्शन हमको पता नहीं है कि किधर किधर डायरेक्शन मेरा हो रहा है। ठीक है। तो देखो वेव्स जो होते हैं वह जनरली हम लोग जो वेव मानते हैं वह साइनोसॉइडल वेव मानते हैं। तो साइनोसॉइडल वेव का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी, इस तरह का एक वेव है। y2 बराबर मान लिए b साइन ओमेगा टी। ठीक है। इसको लिख दिए माइनस। ठीक है बाबू, समझो। अब एक वेव आकर किसी पॉइंट्स को मिला और इधर से कोई वेव आके इस पॉइंट्स को मिला तो x1 डिस्टेंस चल के वेव मिला तो a बराबर साइन ओमेगा टी प्लस के x1 लिख देंगे और y2 बराबर लिख देंगे b साइन ओमेगा टी प्लस के x2। तो सेम मीडियम है तो वेलोसिटी सेम होने के कारण यह सभी के सेम है, वेवलेंथ सेम है। ठीक है। तो यही तुम्हारा जो दिख रहा है साइन के एंगल में, यही तुम्हारा फेज कहा जाता है। और अगर फेज हम डिफरेंस किए किसी भी पॉइंट्स पर, इधर से कोई एक वेव आया, इधर से कोई वेव आया, तो उस पॉइंट पर वेव का डिस्प्लेसमेंट मान लो y1 है इस वेव के द्वारा, और इस पॉइंट्स के द्वारा इस वेव्स के द्वारा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है y2। तो वहां पर एक फेज बन रहा है। वह जो फेज है बच्चों उसमें अगर डिफरेंस करते हैं तो फेज डिफरेंस ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस ओमेगा टी माइनस प्लस के x2, माइनस माइनस कर दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया। तो यह फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं किया, मैंने
पाथ पर डिपेंड किया कि कितना पाथ ई चल के गया, कितना पाथ ई चल के गया। तो ऐसे वेव्स को कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट उन्हें कहा जाता है जो कि टाइम के अनुसार उनमें फेज डिफरेंस ना हो, मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट का। ठीक है बच्चों, तो कोहेरेंट सोर्स के हिसाब से जब दो कोहेरेंट सोर्स का एडिशन किया गया, माने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एडिशन किया गया, तो ऐसा देखा गया कि वहां भी एक वेव ही मिला, वहां भी एक एसएचएम ही मिला। अगर मान लिया जाए इधर से कोई वेव आके मिला, इधर से कोई वेव आके मिला, तो इस पॉइंट का अगर दोनों कोहेरेंट था और कोहेरेंट नहीं रहता, इनकोहेरेंट रहता तो बात अलग है। कोहेरेंट अगर है, कोहेरेंट कब होगा? जब भाई ओमेगा टी कट जाएगा। ओमेगा टी कब कटेगा? जब ओमेगा सेम होगा, यानी कि ओमेगा अगर सेम हो तो यह कट जाएगा, टाइम के अनुसार फेज डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगा। तो वैसी स्थितियों में जो मेरा यह जो डिस्प्लेसमेंट है वह भी कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम आ जाएगा। तो नया एक एसएचएम ही मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos फाई होगा, यानी फाई के आधार पर मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो फाई के आधार पर, फाई किस पर डिपेंड कर रहा है? तो x1 माइनस x2 पर। फाई डिपेंड कर रहा है के डेल्टा x पर। डेल्टा x क्या होता है? तो बाबू पाथ में डिफरेंस, यहां से कुछ चल के गया, यहां से कुछ चल के गया, तो पाथ में डिफरेंस हो गया। तो पाथ डिफरेंस के अनुसार इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। अगर कभी कभी मैक्सिमा देगा, कभी कभी मिनिमा देगा। मतलब कॉस जो होता है, कॉस का अगर ग्राफ हम खींचे तो इस तरह का होता है, मतलब दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर मिलता है और दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा जरूर मिलता है। तो इसी घटना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं बच्चों। जब दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, दो लाइट वेव्स हैं, दोनों कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, पाथ में डिफरेंस हो सकता है, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, लगभग एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए और मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब एक ही तरह के कैरेक्टर का, एक ही तरह के वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए। अगर आपस में सुपर इम्पोज करता है तो स्क्रीन पर हमें अल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व होते हैं। इस घटना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि यंग एक एक्सपेरिमेंट किए, उसमें क्या किए कि वो डबल स्लिट लिए। डबल स्लिट में एक सिंगल स्लिट पहले लिए, एक सिंगल सोर्स लिए, इस सिंगल सोर्स को सोडियम वेपर लैंप से लाइट किए जिससे येलो लाइट निकला। वह येलो लाइट इस तरह से वेव फ्रंट्स बनाते हुए आगे बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ लाइट पहुंचा तो वह भी वेव फ्रंट्स बनाते हुए आगे बढ़ा और यहाँ से वेव फ्रंट्स बनाते हुए आगे बढ़ा। तो यहाँ स्क्रीन रख दिए, तो स्क्रीन पर इससे आने वाला लाइट और इससे आने वाला लाइट अपना सुपर इम्पोज कर गया। और स्क्रीन के इस पॉइंट पर यहाँ से एक लाइट आया और यहाँ से एक लाइट आया, स्क्रीन के इस पॉइंट पे यहाँ से लाइट आया और यहाँ से लाइट आया, स्क्रीन के इस पॉइंट पे यहाँ से भी लाइट आया और यहाँ से भी लाइट आया। ठीक है, तो स्क्रीन का हर एक पॉइंट पर पाथ अलग अलग, पाथ में डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। यह इतना चला, ये इतना चला, यहाँ पे ये इतना चला, ये इतना चला, तो पाथ में डिफरेंस हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर, हर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर पाथ में डिफरेंस होने के कारण फेज में डिफरेंस हो गया, इसलिए यहाँ पर लाइट के इंटेंसिटी में डिफरेंस हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। सोचो, सभी बातें एक साथ सब बोल रहे हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक सिंगल स्लिट एस को लाइट किया जाता है सोडियम वेपर लैंप से, इन फ्रंट ऑफ सिंगल स्लिट 2 डबल स्लिट रखे रहते हैं। दोनों स्लिट से सेम कैरेक्टर के लाइट जब आपस में बढ़ते हैं तो दोनों लाइट सुपर इम्पोज करते हैं और स्क्रीन के डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखता है, जिस घटना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वह इंटरफेरेंस कहाँ मैक्सिमा दिखता है, कहाँ मिनिमा दिखता है, या फाई पर डिपेंड करता है। और फाई किस पे डिपेंड करता है? के डेल्टा एक्स पर। और डेल्टा एक्स क्या है? तो पाथ में डिफरेंस है। तो हम पहले पाथ में डिफरेंस निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट स्क्रीन पे ले लेते हैं P, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट गया, तो इस पाथ को निकाल के डिफरेंस करते हैं। तो वह डिफरेंस लाते हैं तो YD by D आ जाता है। डेल्टा एक्स निकालते हैं तो YD by D आता है, जहाँ D स्लिट सेपरेशन, बड़ा D डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है और Y यह डिस्टेंस है। यह बात याद रखना। इसको n लेमडा कर दोगे तो यह मैक्सिमा देगा, क्योंकि n लेमडा जब यहाँ पे n लेमडा करोगे तो फाई जो होगा वह n लेमडा के टर्म में तुम्हें देने लगेगा
2n पाई का 2n पाई पे कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो एम्पलीट्यूड जो तुम्हारा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos फाई, उसमें cos फाई तुम्हारा मैक्सिमम होने लगता है। तो इसके आधार पर मैक्सिमा के लिए n लेमडा कर देंगे और मिनिमा के लिए 2n + 1 लेमडा बाई 2 कर देंगे। इससे हर एक पार्टिकुलर मैक्सिमा पार्टिकुलर मिनिमा का जो विड्थ होता है उसे हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ, जो विड्थ की चौड़ाई है उसे हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझो, मेहनत करो इसको, ठीक है। यह हो गया। अब आते हैं डिफ्रैक्शन क्या है बच्चों। देखो डिफ्रैक्शन क्या है, बढ़िया से समझना। डिफ्रैक्शन है ना कि दीवार के उधर साइड से हम आवाज सुन लेते हैं, तो ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता है। तो क्या होता है डिफ्रैक्शन? एक छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, उस पे लाइट पड़ा, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो स्क्रीन पर यहाँ पे एक शैडो बना दिया, ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से शैडो बना। तो लाइट जब छोटा ऑब्जेक्ट या कोना पर पड़ता है तो लाइट जो होता है थोड़ा मुड़कर ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर घुस जाता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर जैसे साइंटिस्ट देखें कि लाइट जब छोटा ऑब्जेक्ट पर पड़ा, बड़ा ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो सही है, काम चलता है क्योंकि वेवलेंथ छोटा होता है, लेकिन जब लाइट छोटा ऑब्जेक्ट पे किसी कॉर्नर पे पड़ता है तो लाइट ऐसे ना जाकर यहाँ अंदर तक लाइट घुस जाता है, ठीक है। तो लाइट अंदर तक घुस जाता है, जिसके कारण लाइट का मुड़ना होता है। तो light waves incident on sharp edge or a small object comparable to wavelength of light, then light wave enters into shadow region। लाइट जो होता है डार्क शैडो रीजन के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण शैडो चेंज कर जाता है, ज्योमेट्रिकल शैडो चेंज कर जाता है, और इसी घटना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक तरफ डार्क शैडो रीजन और एक तरफ ब्राइट इल्यूमिनेटेड रीजन बनता है, उसके बीच में एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा जाता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है कि कोई भी वेव्स, जब कोई भी वेव फ्रंट्स आते हैं तो उस वेव फ्रंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वह सभी पॉइंट्स प्राइमरी सोर्स का व्यवहार करता है, वह सभी प्राइमरी सोर्स अपना वेव फ्रंट्स क्रिएट करते हैं, वह सभी वेव फ्रंट्स बाकी वेव फ्रंट्स के साथ कोलाइड करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, जिसके कारण स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा का ऑब्जर्वेशन होने लगता है। इसे हम लोग डिफ्रैक्शन करते हैं। तो इंटरफेरेंस में केवल दो सोर्स के लाइट का इंटरफेरेंस होता है, दो सोर्स के लाइट का तुम्हारा सुपरपोजिशन होता है, और डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट्स के इनफाइनाइट सोर्स के का इंटरफेरेंस होता है। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या है, यह बात तो तुम समझ गए होंगे कि जब लाइट किसी छोटा ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, शार्प एज पर पड़ता है, तो लाइट मुड़ जाता है और शैडो रीजन में घुस जाता है, जिसके कारण ज्योमेट्रिकल शैडो चेंज कर जाता है। इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन होने का कारण क्या होता है कि एक सिंगल स्लिट मान लो एस है और यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट्स हम लेके आ रहे हैं, तो प्लेन वेव फ्रंट जो हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वह सभी पॉइंट्स यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगा के सभी पॉइंट्स को हम फोकस पर कन्वर्ज करा लेते हैं बच्चों, सभी को फोकस पर कन्वर्ज करा लेते हैं, ठीक है। तो सबको फोकस पे कन्वर्ज कराएंगे तो यहाँ से जो पॉइंट्स होंगे वह सिर्फ क्या इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे? नहीं, वेव्स क्रिएट करेंगे। तो बहुत सारे लाइन ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे। तो किसी हर एक पॉइंट पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होने लगेगा, तो अलग अलग पाथ डिफरेंस के लिए अलग अलग फेज डिफरेंस होने लगेगा, तो अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन होने लगेंगी। तो ऐसा देखा गया कि इस पॉइंट पर पाथ में कोई डिफरेंस नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा का निर्माण हुआ, और बगल में इस तरह से पैटर्न हम लोग देखें कि सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन इंटेंसिटी घटते चला गया दोनों साइड। इस तरह हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न देखें। तो इसमें क्या किए, चेक किए, तो यहाँ पे इसको थीटा डिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, थीटा, तो थीटा या पी और डी, तो साइन थीटा बराबर पी बाई डी लिखें, तब पी बराबर लिख दिया डी साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा होता है तब पी डी थीटा लिख दिए, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जब इन लेमडा के बराबर होता है तो सेकेंडरी मिनिमा मिलता है, उल्टा है इंटरफेरेंस के। ये बात याद कर लो, इसे डिटेल देख लेना, वीडियोज डिफ्रैक्शन के वीडियो देख लेना। पी बराबर इन लेमडा में लिखेंगे तो सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा, और 2n + 1 लेमडा बाई 2 लिखेंगे तो मैक्सिमा मिलेगा। बोर्ड वाले बच्चे याद भी रख के काम चला सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं रिजॉल्विंग पावर।
देखो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वह किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनवाता है तो थोड़ा बड़ा मैग्नीफाई करवाता है। तो मैग्नीफाई कराएगा अगर तो यहाँ पे मैग्नीफाई कराता है अगर तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि कोई भी बॉडी बड़ा दिखे लगता है, एक्चुअली डिफ्रैक्शन होने लगता है। तो जो भी चीजें हैं वो थोड़ा डार्क साइड ओरिजिन में चली जाती हैं तो थोड़ा बड़ा दिखने लगता है साइज का। तो साइज बड़ा दिखने लगेगा तो वह बगल वाले साइज को ओवरलैप करे लगता है, ओवरलैप करे लगता है। तो ओवरलैप करे लगेगा तो ये दोनों अलग अलग नहीं दिख पाएगा। तो अलग अलग देखने की शक्ति को ही हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी नियर ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग देखने की शक्ति को ही हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। याद रखना बच्चों। अब है रे ऑप्टिक्स। तो कोई भी सिंगल स्लिट लिए अगर लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होता तो सीधे सीधे बाबू जाके यहाँ पे ए विड्थ अगर है यहाँ तो ए विड्थ का यहाँ पे बना देता शैडो। लेकिन अगर लाइट डिफ्रैक्ट कर गया तो थोड़ा मुड़ेगा और इधर ऐसे ऐसे बना देगा, थोड़ा बदल जाएगा। ठीक, तो अगर बदलेगा तो कितना का बनाएगा बच्चों? तो लेमडा जेड बाई ए, अगर जेड यह है और यह ई है, लेकिन जेड बाई लेमडा बाई ए तुम्हारा एंगुलर डिफ्रैक्शन विड्थ होता है। एंगुलर विड्थ जो होता है डिफ्रैक्शन के बाद और जेड डिस्टेंस में तो लेमडा इतना लिख दिए और यह इसके बराबर हो गया, ये डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। तो यानी कि लेमडा जेड बाई ए अगर ए के बराबर हो गया, माने डिफ्रैक्शन से जो इमेज बना, हम माने कि डिफ्रैक्शन हुआ तो जो विड्थ बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा का वह लेमडा जेड बाई ए होगा। और अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता, रे ऑप्टिक्स वैलिड होता तो ए के बराबर होता है। तो इसी को बराबर कर दिए तो जो जेड आया ए स्क्वायर बाई लेमडा, यही तुम्हारा इतना दूर तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है। इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहते हैं। डॉपलर नाम के साइंटिस्ट हमें बताएं बच्चों कि जब लाइट जो होता है, कोई भी स्टार होता है वो मूव करते रहता है, यहाँ ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे लाइट सोर्स स्टार से लाइट आ रहा है तो यह स्टार जो होता है दूर हटते जाता है, नजदीक आते जाता है। तो बताया है कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो यह जो ऑब्जर्वर है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को न देखकर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देखता है। इस इफेक्ट को सबसे पहले जॉन डॉपलर ऑब्जर्व किए थे, इसीलिए इसे डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। जब हमारा यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ता हुआ हमको दिखेगा तो उसे रेड शिफ्ट कहते हैं। अब वेवलेंथ घटता हुआ महसूस होगा तो उसे ब्लू शिफ्ट कहेंगे। अब फॉर्मूला लेमडा एफ बाई एफ माइनस वी रेडियल बाई सी होता है, जहां सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी रेडियल जो है माने कंपोनेंट ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, डेल्टा एफ एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। इसमें डॉपलर इफेक्ट में याद रखने वाला बात बस इतना है बच्चों कि जब सोर्स ऑफ लाइट माने लाइट का कोई सोर्स है, स्टार है और हम है, वह अगर मूव करेगा तो हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। मूव भी ऐसा करना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में मूव करना चाहिए, माने स्टार का स्पीड है, जब बल्ब का स्पीड नहीं, क्योंकि वह तो सी के कंपेयर में इतना छोटा होगा तो हम लोग एपरेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आता है बच्चों पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है ध्यान से समझो। पहले लाइट के बारे में एक सिंपल सिद्धांत जो हाइगेंस बताए थे कि मैकेनिकल वेव है, बाद में मैक्सवेल बताएं कि लाइट जो है मैकेनिकल वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, बिना मीडियम के ट्रेवल करता है। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, लाइट वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से समझे, इस तरह से वाइब्रेट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर लाइट प्रोपागेट करता है। और प्रोपागेशन अगर इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। इलेक्ट्रिक लाइट का जो भी इफेक्ट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर भी कहते हैं। हम लोग लाइट बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि लाइट का जो भी फेनोमेना है ना बच्चों वह इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है। मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट करके केवल आगे लेके चलता है, प्रोपागेशन में केवल काम करता है। तो अगर कोई एक प्लेन लिया गया, परपेंडिकुलर प्लेन, प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर प्लेन लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाइब्रेट कर रहा है, इधर 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 ऐसे 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 किधर भी डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट करता है तो उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और किसी एक प्लेन में सिर्फ वाइब्रेट करे, मतलब
और ऐसे करे तो सिर्फ ऐसे ऐसे करे, तो उसे हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने की घटना को ही हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन क्या है बच्चों? अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने की घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसे पोलराइड या पोलराइजर कहते हैं। इसमें होता क्या है समझो कि कोई भी लाइट सोर्स है तो हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंक दिया, तो इसे हम लोग अनपोलराइज्ड। एक प्लेन में अगर वाइब्रेशन होने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसे हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टर्मलाइन, क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म रहता है, तो एक प्लेन में आ गया, एक प्लेन में वाइब्रेशन होने लगा। ठीक, फिर देखा गया ऐसा कि जो टर्मलाइन क्रिस्टल है पोलराइजर उसमें पास एक्सिस है, उसके पैरेलल वाला पार कर जाता है और बाकी वाला रुक जाता है। पैरेलल वाला पार कर जाता है, बाकी वाला रुक जाता है, और बाकी इसे जो तिरछा उसका कंपोनेंट पार करता है। तो हमेशा इसका आधा इंटेंसिटी का लाइट इधर पार कर जाता है। और फिर पैरेलल रखोगे तो फिर तुम वो सेम ही पार कर जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ दोगे तो फिर इंटेंसिटी घट जाएगा। तो टोरमलाइन क्रिस्टल के बीच में, पोलराइजर के पास एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसके अनुसार इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करता है, और उसका फॉर्मूला I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। I नॉट दोनों पोलराइजर के बीच में जो इंटेंसिटी है वह है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, और बियॉन्ड सेकेंड पोलराइजर I है। इसे मेलूज लॉ कहते हैं। ठीक है, तो मेलूज लॉ यह है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग को बताया गया कि अनपोलराइज्ड लाइट अगर दो मीडियम के इंटरफेस पर पड़ेगा तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा। अगर रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। इसी को ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। उस समय जो एंगल बनता है उसे पोलराइजर एंगल बोलते हैं। तो ध्यान से, वेव ऑप्टिक्स के ही कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसमें बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी रिवीजन हम तुम लोग को कराएं उसको रिपीट सुनकर तुम लोग ना पूरा डिटेल वीडियोज एक बार जरूर देखो। इसमें सब बात थोड़ा बताए हैं, लेकिन डिटेल वीडियोज देखोगे 12 वीडियोज करीब गए होंगे, 10-12 वीडियोज। वेव ऑप्टिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसको डिटेल बाबू पढ़ लो, उसमें सब कुछ डिटेल बताया हुआ है। रे ऑप्टिक्स का, डुअल नेचर का सब कुछ डिटेल वीडियोज बनाए गए हैं। अब हम लोग अगले क्लास से बच्चों इसमें नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा अभी तक 5 चैप्टर हम तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम तुम लोग को आगे अलग चीज पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों, जबरदस्त मेहनत करते रहो। मिलते हैं आगे।